हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। आज की वीडियो हमारी है इंग्लिश पेडागोजी की, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो है रेमेडियल टीचिंग। आज हम करेंगे रेमेडियल टीचिंग के बारे में, क्या होता है रेमेडियल टीचिंग, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रेटेजीज़ को अपना सकते हैं, कौन कौन से टीचर स्ट्रेटेजीज़ अपनाएं, एंड लास्ट में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से पूरी तरीके से बेस्ड होंगे। तो ये हमारा आज का पूरा जो है वो इस वीडियो का रूटीन रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम बिना देरी से बिना बातें किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे रेमेडियल टीचिंग में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेमेडियल टीचिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, पहले ये तो पता होना चाहिए। देखिए, रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है इट इज़ द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क carried out to provide remedial measure to help the pupils to get rid of their common और specific weakness। देखिए, रेमेडियल टीचिंग हम क्यों देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को आप पढ़ा रही हो, ठीक है, क्लास में, चाहे वो एक बच्चा हो चाहे वो पूरी क्लास हो, ठीक है, उसको आप पढ़ा रही हो, उसे किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है और आप उसे पढ़ाते चले जाओगे तो उस पढ़ाई का तो जो भी आपने पढ़ाया उसका कोई बेनिफिट उसे मिलेगा ही नहीं जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उससे कहीं प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। तो बच्चे के ये जो वीकनेस होती है इसको जानना, पहली बात तो कि भाई उसको प्रॉब्लम पहली बात तो कहाँ पर हो रही है। ठीक है, उसके लिए हम मूल्यांकन भी कर लेते हैं, बच्चे का असेसमेंट भी कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, उनसे भी हमें पता चल जाता है। पर जब हमें पता चल गया कि इसको इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या इसको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तब हम उसको रेमेडी देते हैं। रेमेडी का मतलब एक तरीके से क्या होता है, उपचार देते हैं। भाई अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पहले वो बताएगा ना कि उसको प्रॉब्लम क्या है, फिर डॉक्टर क्या करेगा, उसका उपचार करेगा। उपचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेमेडी बोलते हैं। तो सेम यही टीचर भी करता है। अगर उसके स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को लेके किसी टॉपिक को लेके नहीं समझ पा रही हैं, तो टीचर उसको रेमेडी देता है। इसी को ही बोला जाता है रेमेडियल टीचिंग। तो अब आप आसान भाषा में इसको समझ गए कि ये होता क्या है। आई होप सो समझ गए होंगे। रेमेडियल टीचिंग क्या काम करता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं क्लास में, उनको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, तो बच्चों को ये पिछड़ने से रोकता है। भाई अगर आप उनको रेमेडी दोगे तो वो सभी बच्चों के साथ जो है वो एक समान रूप से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको रेमेडी नहीं दोगे, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, तो वो क्या कर जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे अपनी क्लास में, उस सब्जेक्ट में। और रेमेडियल टीचिंग सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होती है, आप किसी भी सब्जेक्ट में रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, हिंदी हो, आर्ट्स हो, एनी सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चे को किसी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। रेमेडियल टीचिंग देने से वो बाकी बच्चों के साथ अपने आप आगे बढ़ सकता है और जो चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही हैं वो उसे अच्छे से समझ आ जाएंगी एंड उसको आगे, जो आप कह लीजिए आगे आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम्स में कम होंगी या नहीं के बराबर होंगी। तो इसलिए रेमेडियल टीचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आप टीचिंग जो है वो कर रहे हो क्लास पे। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे पास आगे देखिए क्या है रीजंस, किस चीज़ के रीज़न है कि भाई आपको रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसे क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर बात करें तो पुअर मेमोरी, यानी कभी कभी आपने देखा होगा बहुत बच्चों की मेमोरी थोड़ी पुअर होती है। मतलब वो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, उनको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो याद नहीं रख पाते हैं। अगर उन्हें किसी टाइम उन्होंने उस चीज़ को याद किया तो वो थोड़े टाइम में ही क्या होते हैं, उसे भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। भाई उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, तो थोड़ी रेमेडी आपको उन्हें देनी पड़ेगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है। सेकंड है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। जब आप बताइए, अगर आपको एक आंसर, आपको क्लास में अगर मान लीजिए टीचर ने बोल दिया कि चलिए आप इस चैप्टर को रीड करिए, अब आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस चैप्टर
को रीड ही नहीं कर पाओगे, जबकि चाहे आपको रीड करना आता भी होगा ना, तब भी आप नहीं कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर, आपको आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो टीचर ये देख सकता है, टीचर ये पहचानेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है बच्चों में, क्या रीज़न है कि उसके आत्मविश्वास में उसमें कमी आ रही है, फिर वो उसको ठीक करेगा। तो रेमेडी दे सकता है उसको यहाँ पर भी, ये एक रीज़न हो सकता है। या पुअर कॉम्प्रिहेंशन पावर बच्चे की होती है। कॉम्प्रिहेंशन पावर का मतलब है अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। अगर उसे कोई भी मान लीजिए टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा, तो वो क्वेश्चन उसे आता है लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे उसे रेमेडी दी जा सकती है। अगला है लैक ऑफ क्रिएटिवनेस। भाई वो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, उसके अंदर क्रिएटिवनेस की बिल्कुल कमी है। अब आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही स्लो होगा। क्रिएटिव बच्चों का आपने देखा होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट यानी उनका जो मानसिक विकास होता है वो बहुत तेज़ होता है। इसलिए थोड़ा बहुत बच्चे को क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए। तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कमी है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगला रीज़न देखिए क्या है, फियर ऑफ सब्जेक्ट। ये भी हो सकता है कि बच्चे को सब्जेक्ट से डर लगता हो। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए आपने सुना होगा मैथ अच्छी नहीं लगती, मैथ समझ में नहीं आती, मैथ के क्वेश्चन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें उस सब्जेक्ट से डर लगता है। उन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट उनसे नहीं होगा, उनसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है ये तो वैसे भी, कि फियर ऑफ सब्जेक्ट, बच्चे के अंदर डर नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप उसे रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो। अगला है रीडिंग प्रॉब्लम, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ये भी एक रीज़न है। या फिर डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट। भाई अगर आप कोई क्लास में नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, कोई नया कॉन्सेप्ट समझा रही हो, तो उसे समझने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाते, वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो उनका ध्यान क्लास से बाहर होता है, या वो क्लास में ही बैठे बैठे कुछ और करते हैं, मतलब फोकस नहीं करते स्टडी पे, बाकी चीज़ों में जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये रीज़न्स, यहाँ पर जितने भी रीज़न्स लिखे हैं, ये रीज़न हो सकते हैं कि बच्चे को आपको रेमेडियल टीचिंग देने की क्या होगी, ज़रूरत होगी, इन सारे रीज़न की वजह से। तो ये रीज़न भी आपको पता तभी होंगे जब बच्चे का आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। ठीक है, उसके बाद ही तो आप उसे रेमेडी दोगे, पहले पता तो करोगे ना कि इसको प्रॉब्लम है क्या, तभी तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको रेमेडी दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रीजंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास आगे है ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, जब आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो या जब भी आपने टीचिंग शुरू करी, तो आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो कि भाई हाँ ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम बच्चे को ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। तो अब रेमेडियल टीचिंग्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जहाँ पे हम बच्चे का क्या क्या चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, क्या क्या चीज़ों को ठीक करते हैं जो हम पहले से डिसाइड करते हैं। सो फर्स्ट है एनहेंस लर्निंग इंटरेस्ट। मतलब हम क्या करते हैं, बच्चों के लर्निंग इंटरेस्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मतलब देखिए, जब आप बच्चे के इंटरेस्ट बढ़ाओगे पढ़ाई में, तो वो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा पहली बात, तो फिर वो पढ़ेगा नहीं और बाकी सभी से पीछे रह जाएगा। तो ये हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हैं। सेकंड है स्ट्रेंथन देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रीजन में उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, तो हम उनके कॉन्फिडेंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे तभी आपकी लाइफ पॉजिटिविटी रहेगी, पॉजिटिव से भरी रहेगी, पॉजिटिविटी से, नहीं तो क्या होगा, हर चीज़ में नेगेटिविटी आ जाएगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे याद नहीं होगा, या इतना लंबा आंसर है, मैं इसे समझ नहीं सकता, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये सारे नेगेटिव एटीट्यूड्स आपके अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स को डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट है रिमूव प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैंग्वेज। भाई अगर आपको लैंग्वेज से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी तो फिर राइटिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो एक ही चीज़ से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्या है, बढ़ जाएंगी। इसलिए सबसे पहली बात, आपको लैंग्वेज से जितनी भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो सारी बच्चे की दूर करनी होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप
क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हम क्या करेंगे, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे, जिससे वो अपना जो मेंटल एबिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। अब अगर उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, एक तो मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी उनके साथ ही साथ, और साथ ही साथ वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे, जो कि हमें बच्चे को क्रिएटिवनेस बनाना चाहिए थोड़ा सा। अगला है एनहेंस मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप बच्चे को कोई नई चीज़ सिखाना चाहते हो, या फिर उसको कहीं कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, या वो अपनी लाइफ में लो फील कर रहा है, कुछ भी बात हो, जब तक आप बच्चे को मोटिवेट ही नहीं करोगे तब तक वो किसी भी चीज़ को अडॉप्ट या किसी भी चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा। इसलिए मोटिवेशन तो बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है डेवलप जनरल स्किल्स और कम्युनिकेशन। जनरल स्किल का मतलब वही हो गया जो आपके रीडिंग, राइटिंग और आपके लीजिए ये आपके 4 स्किल्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, LSW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनको डेवलप करना, और इसके साथ साथ उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी उनकी जो बातचीत करने का वे है, तरीका है, उसको भी एनहेंस करना, उसको भी डेवलप करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, रेमेडियल टीचिंग के, कि भाई हमें बच्चे को क्या क्या, हमें बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। देखिए, वही चीज़ ये जो जो बच्चे की कमज़ोरियां हैं, जो जो बच्चे के, अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वही रीजंस को हमें क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, जिससे बच्चों को इन फ्यूचर में अपनी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं रेमेडियल टीचिंग के लिए। सबसे पहला देखिए क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में आपको IEP भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये है क्या, देखिए, ये तो आपने सुना होगा कि हर इंडिविजुअल, हर एक बच्चा जो है वो अपने आप में अलग होता है, हर एक बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, आपकी जो स्ट्रेटजी है रेमेडियल टीचिंग की, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप हर एक बच्चे पे ध्यान दे सको। मतलब अगर किसी बच्चे में, किसी बच्चे में देखिए पोटेंशियल की कमी होती है, किसी बच्चे में लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आ रही, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक बच्चे पे अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप, ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास में बस एक आपने देख लिया कि अच्छा इनको ये समझ में नहीं आ रहा और उसी को ही आपने बस ठीक कर लिया। आपने हर एक बच्चे का अलग अलग जो इंडिविजुअल नहीं देखा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको जो उनकी नीड है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इंडिविजुअल जो है वो बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, और यही कहता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट वाला। सेकंड देखिए, पीयर सपोर्ट ग्रुप। पीयर का मतलब होता है, देखिए, जो उनके सहपाठी होते हैं, जो उनके साथ वाले होते हैं। तो पीयर सपोर्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना होगा, टीचर्स क्या करेंगे, जो बच्चों के साथ में, मतलब आप कह लीजिए एक तरीके से जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे, मान लीजिए, उन्हें एक तरीके से लिटिल टीचर्स बना दिया जाएगा। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि भाई आप क्या करेंगे, एक एक छोटे छोटे से ग्रुप बना देंगे क्लास में। उसमें क्या कर देंगे, एक को वहाँ पे हेड बना देंगे, और हेड बना देंगे जो थोड़ा सा बच्चा क्या हो, अच्छा हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में। सो उसे हेड बना देंगे। वो क्या करेगा, अपने ग्रुप में ध्यान रखेगा बच्चों का, अपने ग्रुप पे उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि भाई आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन पे ध्यान रखो, और छोटे छोटे से उनके लिए सेशंस बांट दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या होगा ना, बच्चे अपने साथ वालों के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने में बहुत, मतलब आप कह लीजिए फ्रेंडली होते हैं। बिकॉज कभी कभी टीचर से कहना, बच्चे हेजिटेट करते हैं, टीचर से नहीं कह पाते हैं। तो पीयर सपोर्ट उन्हें हेल्प करेगा अपनी नॉलेज को एनहेंस करने में, कम्युनिकेशन अपना बढ़ाने में, कोऑपरेशन स्किल्स को बढ़ाने में, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी अच्छा करेगा ये। तो पीयर सपोर्ट ग्रुप से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। नेक्स्ट हमारा है रिवॉर्ड स्कीम। रिवॉर्ड स्कीम में क्या होता है, देखिए,
अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, मान लीजिए आपने एक टारगेट सेट कर दिया, आपने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, कल इस टॉपिक पे डिबेट करेंगे, मान लीजिए आपने ऐसा बोला, और जो डिबेट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसे कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत उनका मतलब उनके अंदर ये हो जाता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है ताकि हमें फर्स्ट प्राइज़ मिले। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी तैयारी करते हैं एक दिन पहले, फिर अगले दिन आते हैं और पूरा अच्छे से प्रोग्राम करते हैं, अच्छे से डिबेट करते हैं। एंड किस लिए डिबेट करते हैं, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए। इसलिए हमेशा बोला जाता है अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए उसे हमेशा कि भाई आपने अच्छा काम किया तो उससे वेरी गुड बोलो। या क्लास में आप कभी कभी क्या कर सकते हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड वाले काम भी, रिवॉर्ड स्कीम भी जो है वो चला सकते हो। तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उसे कंप्लीट करते जाओ। तो इससे भी आप बच्चों के परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। अगला है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। भाई ऑडियो विजुअल एड्स मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सारे होते हैं। जस्ट लाइक आप जैसे ऑडियो एड्स में क्या होता है, जिन्हें आप सुन सकते हो, रेडियो का यूज़ कर सकते हो क्लास में। विजुअल जिन्हें आप देख सकते हो, लाइक आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हो, मैप यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ऑडियो विजुअल एड जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका टीवी हो जाएगा। तो काफ़ी सारे एड्स को यूज़ करके भी आप बच्चों का इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हो। अगला है ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक। भाई ड्रिल तो करना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी भी काम को एक बार करो, उसे छोड़ दो तो फिर वो काम आप भूल जाओगे। सेम यही चीज़ बच्चों के साथ है। अगर आपने बच्चे को एक चीज़ पढ़ाई और उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई कभी, तो फिर वो उनको याद कैसे रहेगी, भूल जाएंगे वो चीज़। तो कोई भी आप नया काम किसी को सिखा रहे हो तो उसको ऐसा नहीं होता कि छोड़ दो, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिस, उसके ड्रिलिंग करवानी पड़ेगी, तभी वो उसमें क्या बन जाएंगे, परफेक्ट बनेंगे। तो ये टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है। अगला है इंटरेक्ट विद पेरेंट्स। बच्चों के पेरेंट्स से भी टीचर को थोड़ा इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपको क्या पता चलता है, बच्चे आपको पता चलता है उनके बिहेवियर के बारे में। अगर आपको मान लीजिए कोई भी बच्चा क्लास में बहुत शांत रहता हो, तो थोड़ा आप उनके पेरेंट्स से बात करोगे तो पता चलेगा कि क्या बच्चा घर में भी शांत रहता है या स्कूल में ही आके उसको हेजिटेशन होती है। तो उससे आपको बच्चे के बारे में और पता चलेगा, तो आप वहाँ से बच्चे को और ज़्यादा अच्छी जो रेमेडी है वो दे सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ आप अपना के अपनी रेमेडियल टीचिंग को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। तो इसलिए पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, पहले आपको रीज़न पता होने चाहिए। ठीक है, तभी तो आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे ना, तभी आप बच्चे को रेमेडी दोगे। तो सबसे पहले जो रीजंस बताए थे वो अच्छे से करना, कि भाई क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, और क्या क्या हम उनको रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और वैसे भी ये चैप्टर आप अपने आप से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जब हम भी स्कूल में थे बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें भी। बट लेकिन क्या होता है ना, हर जगह ये ना अपनाया नहीं जाता है, बट ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है। देखिए, क्योंकि आप भी आगे जाके टीचर बनने वाले हो, तो आप ये सारी चीज़ें करोगे, आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज इसी से ही आप बच्चे के जो डाउट्स होते हैं, जब आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत पिछड़ जाते हैं, टीचर उन पर ध्यान नहीं देता, तो आगे मतलब उसके बाद इन फ्यूचर वो ना पिछड़ ही जाते हैं सब बच्चों से। तो यही चीज़ होती है, जब आप बच्चे को ध्यान नहीं देते हो, बच्चे पर रेमेडी नहीं देते हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं हो, उसे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ही पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपके अंदर भी सारी चीज़ डेवलप हो, कि आपको क्लास में जाके कैसे टीचिंग मेथड अपनाने हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको डेवलप करनी है बच्चों के अंदर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ये सिर्फ इतना ही चैप्टर था। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही हमें थोड़ा आइडिया होता है कि एग्ज़ाम में जाके कैसे हमें क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्यूपिल्स रिक्वायरिंग रेमेडियल टीचिंग मे बी सफरिंग फ्रॉम। भाई जो बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होती है वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं, उनकी पुअर मेमोरी होती है, पुअर अटेंशन होता है, या फिर उनकी कॉम्प्रिहेंशन पावर पुअर होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको रीजंस में सारी चीज़ें बताई थी कि भाई बच्चों की मेमोरी पुअर होती है, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर अच्छी नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वो अपनी आप बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत, जब बच्चे इस सारी चीज़ों से सफ़र करते हैं तो ही उन्हें रेमेडियल टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है या फिर ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोला गया है, अ क्लास ऑफ सेकंड स्टूडेंट डज नॉट मिक्स अप विद अदर लर्नर्स, डज नॉट टॉक मच एंड हेजिटेट्स टू रिप्लाई व्हेनेवर टीचर आस्क हिम अ क्वेश्चन ही नीड्स। एक क्लास है सेकंड स्टूडेंट्स की, भाई सेकंड क्लास है मान लीजिए, वो क्या करती है, वो दूसरे लर्नर्स को अपनी में मिक्स नहीं करना चाहती, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। हेजिटेट है भाई ये क्लास का सेकंड का स्टूडेंट, क्लास सेकंड का स्टूडेंट वो हेजिटेट होता है जब भी टीचर उससे क्वेश्चन पूछता है। तो उसको क्या ज़रूरत है, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए क्लास में, या उसको हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, या उसको हमें रेमेडियल टीचिंग देनी चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब भी हमें ऐसा कोई बच्चा मिल रहा है, वो हेजिटेट है कि हम उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आंसर नहीं कर पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो मतलब अटेंशन चाहता हो क्लास में, या उसको आता हो तब भी वो नहीं देना चाहता। क्या पता उसकी कॉम्प्रीहेंशन पावर बहुत ज़्यादा वीक हो, क्या पता वो हेजिटेट होता हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें उसे रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे देखिए आपको एग्ज़ाम में भी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बट अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस। भाई जो रेमेडियल टीचिंग होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जहाँ पे हम बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं। मतलब ऐसा जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद बच्चे का टेस्ट ले लिया, तो उससे भी बच्चे का क्या होगा, मूल्यांकन हो जाएगा। तो रेमेडियल टीचिंग भी एक ऐसा एक पार्ट ही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर आप उसको रेमेडी दे जोगे। तो इसका मतलब वही हो गया, आप समझ ही गए होंगे, डायग्नोस कर रहे हो आप बच्चे को से, यानी क्या कर रहे हो आप, ये पता लगा रही हो कि उसको लर्निंग में प्रॉब्लम क्या है, उसके डायग्नोस कर रहे हो उसको, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाके कुछ टीचिंग दे रहे हो, उसके एक्स्ट्रा कोचिंग दे रहे हो उसके पेरेंट्स के द्वारा, या उसको गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं है। रेमेडियल टीचिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट का वैसे भी एक पार्ट होता ही है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हम जानना चाहते हैं कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। वरना तो 6 महीने बाद भी टेस्ट ले सकते हो, क्यों हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, इसलिए ही लिया जाता है ताकि हम बच्चों को टाइम पे ही रेमेडी जो है वो दे सके, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रास्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स। भाई जो स्लो लर्नर्स होती हैं वो किसी भी चीज़ों को ग्रास्प मतलब किसी भी चीज़ों को पकड़ने में, किसी भी चीज़ों को ग्रहण करने में फेल हो जाते हैं, उनको वो जल्दी से कोई चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाते, वर्ड्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, स्ट्रक्चर उसका पूरा मिक्स कर देते हैं। टीचर कैन रेमेडिएट बाय बिगिनिंग विद, भाई टीचर उनको कैसे रेमेडिएट करेगा, ठीक है। सेटिंग ड्रिल्स फॉर प्रैक्टिस, उनके लिए प्रैक्टिस सेट कर लेगा, या उनको बोल देगा कि वो तो क्लेवर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये भाई टैग दे दिया जाएगा, या पहले आइडेंटिफाई करेंगे उनको क्या क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, किस किस एरिया में उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है, या फिर एक समरी ही प्रिपेयर कर लेंगे उनके कंटेंट के लिए। देखिए आप पहले आप स्लो लर्नर्स अगर मान लीजिए वो कोई भी चीज़ को ग्रहण करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले आप ये समझिए कि उनको कौन से एरियाज़ में डिफ़िकल्टी है, भाई क्या चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें कर पा रहे हैं, पहले ये तो डिफ्रेंशिएट करो ना, पहले ये तो आइडेंटिफाई करो, तभी तो आप उसको रेमेडी बाद में अच्छे से दोगे कि हाँ भाई अब उन्हें हमें क्या करवाना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, विद इंटेंसिव सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इज रेफर्ड टू एज, सॉरी फॉर योर बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा आप कर लेना एडजस्ट थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है। देखिए इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता है, आपको पता है कि वो क्या मतलब वो क्या है, मतलब वो किस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। एडवांस वो स्टडी प्रोग्राम है, या एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, या एक रेमेडियल कोचिंग है, या एक रिवीजन सेशन है। तो हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, तो इसके बारे में तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है, एक रेमेडियल टीचिंग है ये तो एक तरीके से, जहाँ पे हम बच्चे को क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल उन पर ध्यान देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं एंड उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से रेमेडियल कोचिंग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, अ चाइल्ड इन क्लास सेकेंड राइट्स, एक
सेकेंड क्लास का बच्चा क्या लिखता है, आई लाइक टू रीड अ बुक, वो इस तरीके से लिखता है, जबकि उसको कैसे लिखना चाहिए था, उसको ऐसे लिखना चाहिए था। अब व्हाट डज द चाइल्ड राइटिंग शो, जो वो लिखा है वो क्या शो कर रहा है भाई, जो उसने ये चीज़ें लिख दी, ये इसका मतलब क्या है कि उसको ज़रूरत है रेमेडियल क्लास की ताकि वो अपनी स्पेलिंग को इम्प्रूव कर सके, या उसने एक नई स्पेलिंग इन्वेंट कर दी, भाई लाइक की तो स्पेलिंग देखो, उसने नई स्पेलिंग इन्वेंट कर दी, या उसका कोई भी अटेंशन नहीं होता क्लास में, या फिर उसे फोनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रेमेडियल क्लास तो देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर सके। तो आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब उसने नई स्पेलिंग इन्वेंट करी, ये तो कोई मतलब हुआ नहीं, या उसका क्लास में अटेंशन ही नहीं है। भाई बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं स्पेलिंग्स में, ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत कभी कभी उनको समझ नहीं आता, तो हम उनको रेमेडियल टीचिंग देंगे ना, तो वो स्पेलिंग्स जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, आई डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, जो इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है वो टीचर को क्या हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। भाई टीचर वहाँ से क्या जानना चाहता है कि उसकी क्लास में इंटेलिजेंट लर्नर कौन से हैं, या स्लो लर्नर कौन से हैं, या लर्निंग डिफ़िकल्टी को जानना चाहता है कि बच्चों को इंग्लिश में क्या क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही, क्या क्या वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, या टॉपिक विच इज़ द लर्नर हैज़ नॉट लर्नड बाय हार्ट, कि भाई कौन सा टॉपिक है जो बच्चे दिल से याद नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। बच्चे यहाँ पे क्या, टीचर यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसे इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे इंग्लिश में कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है, क्या चीज़ उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए तो इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप डिफ्रेंशिएट तो हम करेंगे नहीं कि हम इंटेलिजेंट लर्नर्स को अलग कर दें और स्लो लर्नर्स को अलग कर दें, ऐसा नहीं किया जाता है क्लास में, पहली बात तो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं बच्चों के अंदर, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं इंग्लिश को पढ़ने के टाइम पे, इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी हो तो इसी तरीके से वीडियो कंप्लीट देखें, एंड आपका जो कुछ देखिए कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारे यहीं पे इंग्लिश पेडागोजी के पूरे तरीके से समाप्त हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ इंग्लिश पेडागोजी में कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। देन फिर हम प्रैक्टिस, जो हमारा 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, जो हम लाइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।